नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य में विकास कार्य को धार देने के लिए एक्शन में सीएम। विभागों का जांच रहे कामकाज। गुड वर्क करने वाले अधिकारियों का बढ़ा जिम्मा। लापरवाह अधिकारियों से वापस ली जिम्मेदारी। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन पर गहराया संकट। धड़ाधड़ पद छोड़ रहे जिम्मेदार अफसर। ऐसे कैसे होगी मॉनिटरिंग, कैसे पार होगा मॉनसून सीजन। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने की राह हुई आसान। केंद्र से मिली थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी। कोलिंग के लिए अनुरोध हुआ मंजूर। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य करी। केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिली 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। सीएम के आग्रह पर राजी हुआ केंद्र। 4 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी विद्युत आपूर्ति। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी इन दिनों विभाग की समीक्षा के साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर नकेल भी कसते दिख रहे हैं। अपने एक्शन से सीएम धामी ने साफ संदेश दिया है कि लापरवाह अधिकारियों की शासन में कोई जगह नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एक्शन मोड में सीएम धामी विभागों की कर रहे समीक्षा। गुड वर्क करने वाले अधिकारियों की बढ़ी जिम्मेदारी। लापरवाह अधिकारियों से लिया जिम्मा। उत्तराखंड में अफसरशाही हमेशा से ही हावी रही है। अधिकारी सुनते नहीं, ये शिकायत हमेशा से मंत्रियों और विधायकों की रही है। उत्तराखंड अफसरशाही का सैरगा रहा है, लेकिन अब सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस ट्रेंड को बदला है। जिन अधिकारियों को न तो एक्शन का डर था और न ट्रांसफर का, ऐसे अधिकारियों को सीधा संदेश देने का काम सीएम धामी ने किया है। मौजूदा समय में सीएम धामी एक्शन मोड में है। तमाम विभागों की समीक्षा की जा रही है। किस विभाग में कितना कामकाज हुआ है, विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को परखा जा रहा है। अधिकारियों की रिपोर्ट चेक की जा रही है। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बीते दिन ही 17 अधिकारियों के तबादले और उनके कामकाज में भी फेरबदल किया गया। शासन स्तर पर तैनात 17 आईएएस अधिकारियों का पदभार बदला गया है। कुछ को हैवीवेट तो कुछ अधिकारियों के भार को हल्का किया गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से लेकर चारधाम यात्रा तक गुड वर्क करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी है, तो वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से जिम्मा वापस ले लिया गया है। बता दें कि इससे पहले हाल ही में सीएम हेल्पलाइन 1905 की भी समीक्षा की गई, जिसमें खामी पाने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। यानी कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में सीएम धामी नजर नहीं आ रहे। सीएम की सख्ती के पीछे का कारण माना जा रहा है कि अधिकारी प्रभावशाली तरीके से अपना कामकाज करे, और यदि कोई अधिकारी लापरवाही और हीला हवाली करता पाया जाता है तो उस पर एक्शन लेने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। उत्तराखंड आपदा विभाग में आपदा जैसे हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मॉनसून सीजन जहां चुनौतीपूर्ण रहता है, तो वहीं आपदा विभाग में अधिकारियों के इस्तीफों की बाढ़ ने विभाग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड आपदा विभाग में आपदा जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अब तक 5 सालों के भीतर लगभग 38 कर्मचारी त्यागपत्र दे चुके हैं। 10 साल से कार्यरत जीआईएस लैब के 7 अनुभवी कार्मिकों को सेवा से बाहर रखा गया। इसके अलावा 3 डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों ने भी सेवा छोड़ने का आवेदन दिया है। यूएसडीएमए के 2 कर्मचारी 16 सालों के अनुभवी पीयूष रोतेला और राहुल जुगरान हाल में ही रिजाइन कर चुके हैं। पिछले 8 महीने में डेपुटेशन पर आए 4 कर्मचारी अपनी आधी सेवा में ही यूएसडीएमए छोड़ चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 10 साल का अनुभव रखने वाले 7 जीआईएस लैब के कार्मिकों को मर्जर के 4 निर्णय होने के बावजूद भी अभी तक सेवा से बाहर रखा गया है। उच्च न्यायालय ने उनके पदों को भरने पर रोक लगा रखी है। जीआईएस एक्सपर्ट पद पर नियुक्त एक कार्मिक 1 साल में ही सेवा छोड़कर चला गया। पिछले 5 साल में 29 मास्टर ट्रेनर में से 12 लोग सेवा छोड़ चुके हैं। जुलाई 2019 में यूएसडीएमए में नियुक्त हुए 12 कर्मचारी सेवा छोड़ चुके हैं।
4 आपदा प्रबंधन अधिकारी अपनी सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के 112 सेवा में नियुक्त 2 कर्मचारी सेवा छोड़ चुके हैं। डेपुटेशन में आए 3 कर्मचारी आधी सेवा में ही छोड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा से संबंधित लगभग 12 मुकदमे USDMA पर माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में चल रहा है। आपदा विभाग की पहचान उत्तराखंड में एक भ्रष्ट विभाग के रूप में हो चुकी है। हाल में जिन अधिकारियों ने रिजाइन दिए हैं, उनमें से कुछ के ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं और जब विभाग के द्वारा उनको उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय रिजाइन देना बेहतर समझा। देखिए, हमारे कई शिकायतें आई थी हमारे पास, रविंद्र जुगरान जी का कई लोगों ने शिकायतें करी थी, तो उसकी हमने परीक्षण फाइनेंस कंट्रोलर सबने देखा, सबने किया। हमने न्याय विभाग सब जगह को भेजा, इनसे भी पूछा था कि इसमें आप अपना पक्ष रख दीजिए ताकि इसमें आगे कार्रवाई हो सके, तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय इस्तीफा देना ज़्यादा जरूरी समझा। आपदा विभाग में इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनको इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसका संज्ञान लिया जाएगा। एक तरफ मानसून आ गया है, दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर चल रहा है। ये बातें जो कि आपके माध्यम से भी संज्ञान में आई है, उसको हम लोग दिखवा लेंगे। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि आपदा विभाग में कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत कई स्तर पर की और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष सभी तथ्यों को रखे जा रहे हैं। देखिए, आपदा विभाग खुद ही आपदाग्रस्त है। ये लोग विभागीय मंत्री को सही जानकारियां मुहैया नहीं कराते। अंदर इतना ज़्यादा घालमेल है, इतना ज़्यादा करप्शन है पिछले 6-7 वर्षों से, विशेषकर जब से DMMC का मर्जर जो है USDMA में हुआ है, तब से नियुक्तियों के संदर्भ में, प्रोन्नतियों के संदर्भ में मेरी शिकायतें गबन से लेके, करप्शन से लेके, और खाली 2-4-5 करोड़ का नहीं, 100-100, 150-150 और 2-2, 400 करोड़ का करप्शन। पिछले 5 सालों के भीतर आपदा विभाग में इस्तीफों की बाढ़ सी आई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रदेश का सबसे संवेदनशील विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना कैसे काम करेगा। उत्तराखंड के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छी खबर सामने आई है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक केंद्र ने थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि थर्मल पावर प्लांट को लेकर कोल लिंक के लिए राज्य ने केंद्र से अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत ओडिशा में पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसमें 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 8 जल विद्युत परियोजनाओं की अड़चनें भी दूर हो चुकी हैं, जबकि 16 परियोजनाओं की DPR मंजूर हो चुकी है, जिसमें सोलर और पंप स्टोरेज भी शामिल है। उसके साथ साथ नए 6 परियोजनाओं का अलॉटमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। 16 परियोजनाओं के और DPR हमारे पास तैयार हो गए हैं, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सोलर पॉलिसी लाने के बाद सोलर पर हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंप स्टोरेज प्लांट पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिजली उत्पादन है, ये चूँकि बिजली परियोजनाएँ नॉर्मली लंबे पीरियड के होते हैं, तो 5-6 साल लग जाएंगे। हाँ, आपको एक और बात बोलनी है, इट्स गुड न्यूज़ फॉर द स्टेट, कि हमने एक थर्मल पावर प्लांट भी बनाना चाहा। उसके लिए कोल लिंकेज के लिए हमने भारत सरकार को लिखा था, वो सैंक्शन होकर के आ गया है। तो इसलिए हम बहुत जल्दी अपने थर्मल प्लांट के लिए कार्य शुरू करेंगे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं उड़ीसा में हम लोग शुरू करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार राज्य को 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने पर राजी हो गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय पूल से विद्युत आपूर्ति 4 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगी। बता दें कि केंद्र से मिले इस सहयोग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो बिजली की ज़रूरत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंट्रल पूल से हमको बिजली दे दी जाए। तो उन्होंने हमको बिजली प्रदान कर दी है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है ऊर्जा मंत्रालय का, और 100 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कि हमको आसानी होगी, सुविधाएं होंगी, हमारे काम धंधे अच्छे प्रकार से संचालित हो पाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि प्रदेश के छात्रों को यहां क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही टीचर शेयरिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा बोर्ड के साथ MOU किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस व्यवस्था के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर आसपास के विद्यालयों का एक समूह विकसित किया जाएगा। इसके बाद सभी विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। लीजिए किसी भी से टीचर नहीं है तो हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक जाके वहाँ पढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी अगर कोई अनुपस्थित है तो उनके टीचर भी आके हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। भौतिक संसाधनों का भी आदान प्रदान उसमें हो सकता है। उसके लिए हमने बैठक किया था और हमने आइडेंटिफाइड करना शुरू कर दिया है कि किस विद्यालय के साथ किस सरकारी विद्यालय की हम पेयरिंग करेंगे। तो जैसे लिस्ट बनेगी उसके बाद हम लोग MOU करके फिर इसको शुरू कर देंगे। प्रदेश में मानसून सीजन दस्तक दे चुका है। बारिश के कारण हो रही समस्या को लेकर कांग्रेस सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि पर्वतीय जिलों में लोग भूस्खलन से परेशान हैं, तो मैदानी इलाकों में जलभराव लोगों की मुसीबत बन रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर भी तैयारी आधी अधूरी है। बता दें कि कांग्रेस सरकार को पिछले मानसून सीजन से सबक लेने की सलाह दे रही है। हम सरकार को चेताने और जगाने का काम लंबे समय से कर रहे हैं कि पिछले वर्षों की घटनाओं से सबक लेकर के जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। जो आपने जो है छिड़काव करना है दवाइयों का वो पहले से किया जाए, जिससे जो है डेंगू का लार्वा नपन पे जो है चिकनगुनिया जो है महामारी का रूप न ले। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी आप देखिए डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए हैं और निश्चित तौर पर जो है अब ये स्थिति विकराल होगी। अगर पहले से तैयारियां होंगी तो लोगों की जान माल की रक्षा हो सकेगी। हल्द्वानी में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह जलभराव हो रहा है। आलम यह है कि शहर के कई खेत और घर जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि शहर का ऐसा हाल देखकर लोग भी सहमे हुए हैं। वहीं SDM और सिटी मजिस्ट्रेट प्रशासन की टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल निकासी के लिए JCB की मदद ली जा रही है। जिले में पुलिस प्रशासन और SDRF की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए आंवला चौकी में जो कच्चे घर और इस तरह के मकान हैं वो जलमग्न हुए हैं। उसमें नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जो भी समुचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी परिवार अवैध रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको भी सुरक्षित स्थान पर जाने तो एक नोटिस दिया सर, आगे के हालातों को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश है? क्या टीमें कल भी रेड अलर्ट है? क्योंकि अभी रेड अलर्ट जारी है और कल का भी रेड अलर्ट है। अभी भी बारिश क्योंकि जारी है, तो हमारे जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो भी लगातार निरंतर क्षेत्र में रहे। और इसके साथ साथ जो हमारे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल नायब तहसीलदार हैं वो भी सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें और जहाँ भी नुकसान हो उसका तुरंत सूचना दें, ये निर्देश दिया गया। काशीपुर में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि नदी नालों के किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड को जोड़ने वाले निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे राज्य के लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई शख्स क्यों दिल्ली जाएगा। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस दिन एक्सप्रेसवे खुल जाएगा उस दिन देहरादून शहर नर्क बन जाएगा। धस्माना का मानना है कि राज्य में भू कानून जरूरी है। पूरे देहरादून शहर के अंदर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स में ट्रैफिक जैम, पूरे शहर के अंदर 7 दिन ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन वीकेंड्स में जो हालत होती है, 2.5 घंटे का जिस दिन एक्सप्रेस हाईवे ये खुल गया उस दिन शहर देहरादून नर्क हो जाएगा। ये देहरादून के लोगों को समझ लेना चाहिए। ये 2.5 घंटे का एक्सप्रेस वे देहरादून के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है। ये धन्ना सेठ जो नाश्ता करेंगे दिल्ली में और देहरादून आकर के लंच करेंगे, देहरादून की सड़कों को जाम करेंगे, देहरादून में ज़मीनों का खुर्द-बुर्द करेंगे, देहरादून में संपत्तियां खरीदेंगे। इसीलिए देहरादून और उत्तराखंड के नौजवान और लोग यहाँ पर मजबूत भू कानून मांग रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथरस में हुए हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि वो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मृतकों के परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। उधर मंगलौर सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने आज प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के साथ राजस्थान के सांसद कुलदीप इंदौरा ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में वोट की अपील की। बता दें कि इस दौरान दोनों ही नेताओं ने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि काजी निजामुद्दीन जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर वो जीतते हैं तो विधानसभा में हर वर्ग की बात पहुंचेगी। सभा क्षेत्र की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए और जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस बात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें भारी बहुमत से सब लोग जिताएं। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा के लिए क्या नियम तय किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज। पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। यात्रा के लिए बनाए गए नियम। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां होती है, जिसके लिए काफी पहले से पुलिस तैयारी में जुट जाती है। यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखना, भीड़ प्रबंधन और यातायात प्रबंधन को सुचारू रखना शामिल है। कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के साथ ही तमाम पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित करती है। देश के कई राज्यों के श्रद्धालु कांवड़ लेकर उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में बाकी राज्यों के आपसी समन्वय को लेकर विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान पिछले 15 से 20 सालों में कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ नियम तय किए गए हैं, एक नजर डालते हैं। कांवड़ क्षेत्र को 15 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें करीब 7000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अस्पताल और स्कूल क्षेत्र के आसपास शोर को नियंत्रित किया जाएगा। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी। यूपी में भी डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी उपद्रवी या शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया गया है। यात्रा में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की मदद ली जाएगी। हरिद्वार में एक विशेष कंट्रोल रूम होगा। इस दौरान सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। भ्रामक प्रचार या अफवाहों को लेकर पुलिस की साइबर टीम भी तैयार रहेगी। कांवड़ मेले में कांवड़ियों को अपना परिचय पत्र भी साथ रखना होगा। 7 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक रहेगी। रेल की छतों पर सफर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। यातायात रूट प्लान में बदलाव किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर संगठन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी का कहना है कि कांवड़ एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें न केवल हरिद्वार बल्कि पड़ोसी जनपद और राज्यों में भी कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और यातायात प्रबंधन की चुनौती रहती है। देखिए, कांवड़ मेला तो हमारे मतलब एक हर साल हमारे लिए उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती रहता है। इस साल जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक मैनेजमेंट इस बार कांवड़ मेले में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से 4 धाम यात्रा में और नॉर्मल टूरिस्ट की संख्या में भी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखते हुए हमें कांवड़ मेले के लिए थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ इसी मतलब अन्य राज्यों के साथ इस बारे में हमारी वैसे भी बातचीत चल रही है। बीते साल 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार जल लेने पहुंचे थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा, जिसके लिए पुलिस विभाग हर तरह से तैयारियों में जुटा है।
राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एसटीएफ की टीम को तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 200 ग्राम स्मैक बरामद किया और मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि आरोपी यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। पिछले 2 सालों से वो देहरादून के पोंटा में रहकर नशा का कारोबार कर रहा था। कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक को और इसको आगे देहरादून में और पोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो हमारे देहरादून में भी कुछ तस्कर हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार में स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को रौंद डाला। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को तेज रफ्तार में आ रही स्कूल बस ने रौंद डाला। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं सड़क किनारे खड़ी हैं और सभी गाड़ियां आराम से अपनी स्पीड पर चल रही है, लेकिन एकाएक स्कूल बस रफ्तार बढ़ते हुए आई और महिलाओं को रौंदती चली गई। इस हादसे में एक महिला ने दम तोड़ दिया तो वहीं 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल सभी को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। आज शाम को अराउंड 5:36 के बीच में ऐसा रिपोर्ट्स आई है, तो टाइमिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। तो शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा, तो एक बस जो है एक आई और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक महिला कुचल गई। मौके पर तत्काल जो है सीओ, एसएचओ, एसपी, एसएसपी सब लोग गए थे वहाँ पे। जानकारी के मुताबिक हादसा रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में अलायंस कॉलोनी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं, जो फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य में विकास कार्य को धार देने के लिए एक्शन में सीएम। विभागों का जांच रहे कामकाज। गुड वर्क करने वाले अधिकारियों का बढ़ा जिम्मा, लापरवाह अधिकारियों से वापस ली जिम्मेदारी। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन पर गहराया संकट। धड़ाधड़ पद छोड़ रहे जिम्मेदार अफसर। ऐसे कैसे होगी मॉनिटरिंग, कैसे पार होगा मॉनसून सीजन। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने की राह हुई आसान। केंद्र से मिली थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी। कोलिंग के लिए अनुरोध हुआ मंजूर। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य करी। केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिली 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। सीएम के आग्रह पर राजी हुआ केंद्र। 4 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी विद्युत आपूर्ति।